नमस्ते। उत्तर प्रदेश में आज एक अनूठा दृश्य सामने आया। कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में थोड़ी गर्माहट पैदा कर दी। चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा, राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जाएंगी, लेकिन कुछ कदम ऐसे होते हैं जो किसी सियासी समीकरणों और सुनियोजित योजनाओं के जरिए साधे जाने की, वोट साधने की बजाय कुछ नए विमर्श खड़ा कर देती है। मिसाल के तौर पर आज उत्तर प्रदेश में एक वाकया हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लखनऊ में प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की कुछ तस्वीरें आज दोपहर से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उन तस्वीरों में ऐसा क्या खास है जिसने इनको वायरल कर दिया? कौन सी घटना थी और अखिलेश यादव ने ऐसा क्या किया कि इस पर हलचल तेज हो गई? इस पर आज एक विश्लेषण करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि इन तस्वीरों के जरिए समाजवादी पार्टी जो प्रमुख विपक्षी दल है, अब वो चुनावी समर में कूदने की तमाम सियासी बिसात के बीच अपने कार्यकर्ताओं और अपने विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को कौन सा पैगाम देना चाहती है। जी हां, तस्वीरें जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर पर माल्यार्पण करने के लिए एक कार्यक्रम जो समाजवादी पार्टी की तरफ से बनाया गया था, और आज जयप्रकाश नारायण का जो जन्मदिन है, आज के दिन वहां पर एक कार्यक्रम होना था। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाली जेपीएनआईसी यानी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर, उसके भीतर एक प्रतिमा, आदमकद प्रतिमा जेपी की लगी हुई है। समाजवादी पार्टी हर बार जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर यहां एक कार्यक्रम करती आई है। तकरीबन 2 टर्म पहले की बात होगी, 3 टर्म कह लें अगर इस समय के लिहाज से कहें। 2003 से 2007 के बीच जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुलायम सिंह यादव उसके मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस दरमियान देश के प्रमुख बहुत बड़े बड़े समाजवादी नेताओं के समारोह के जरिए एक शिलान्यास किया गया था। शिलान्यास था जयप्रकाश नारायण की स्मृति में एक इंटरनेशनल सेंटर के बनाए जाने का। जयप्रकाश नारायण की स्मृति में एक संग्रहालय बनाया जाए और उनकी याद में एक ऐसी इमारत तैयार की जाए जो बहुविविध आयामी गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र बनकर के सामने आए। उसे शॉर्ट में जेपीएनआईसी यानी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर कहा गया। इस बार भी समाजवादी पार्टी ने यह तय किया कि उसके मुखिया अखिलेश यादव सुबह जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करने का जो कार्यक्रम हमेशा करा है, उसी के तहत वहां पर जाएंगे और उस मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। लेकिन इधर बीच जो सामान्य प्रक्रियाएं होती हैं, राजनीति के सामान्य व्याकरण होते हैं, इससे हट करके बीजेपी की सरकार अपना व्यवहार करती है। बाकी जगहों पर दिल्ली वाली सरकार ईडी, सीबीआई, जेल, मुकदमा, पड़ताल, पुलिस, इन सब से एक आतंक का माहौल तो बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश की सरकार भी इसमें पीछे नहीं है। तो एलडीए ने यानी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसके अंतर्गत जेपीएनआईसी आती है, उसने परमिशन नहीं दी और पुलिस लगा दी गई। और पुलिस लगा करके, शेड लगा करके इस कार्यक्रम के लिए सपा और उसके नेता अखिलेश यादव को वहां जाने से रोका गया। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए उन्होंने थोड़ा सख्त अल्फाज में समाजवादी विरासत को याद किया, जयप्रकाश नारायण को याद किया, देश में आपातकाल लागू किए जाने को याद किया और उस आपातकाल के खिलाफ
समाजवादी और संविधान को मानने वाले लोगों के आंदोलन की विरासत को याद किया और उस विरासत को याद करते हुए उन्होंने कहा कि तब उस समय के जुल्मी तानाशाहों से लड़ने के लिए जैसे जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का एक बिगुल बजाया, क्या अब उनकी मूर्ति पर माला पहनाने के लिए भी हमें क्रांति करनी पड़ेगी? क्या आप पुलिस लगा करके, शेड लगा करके आप एक माला पहनाने के कार्यक्रम को नहीं होने देंगे? और इस ट्वीट के बाद आमतौर पर राजनीतिक विमर्श के गलियारों में ये सूचनाएं इस तरह से पोर्ट्रे की गई कि अगर सामान्य परिस्थिति होती तो अखिलेश यादव कहते कि अरे भाई परमिशन नहीं मिले, नहीं जाएंगे, और वो छोड़ देते कि चलो छोड़ो जाने दो, और दो चार बयान दे देते, दो चार ट्वीट कर देते। लेकिन अब जो कि चुनाव सामने है, समाजवादी पार्टी चुनाव के लिए अपनी सियासी बिसात चल रही है, बीजेपी अपने ढंग से उस चुनाव को देख रही है। अखिलेश यादव ने इस बाधा को जो पुलिस के जरिए पैदा की गई, इसको एक अवसर के रूप में, राजनीतिक अवसर के रूप में तब्दील कर लिया। और अरसे बाद समाजवादियों के बीच एक तस्वीर आई कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका सबसे बड़ा नेता, जब उसको गेट बंद करके रोका गया तो लोक जागरण अभियान का जो अपना रथ था जिसे लेकर अखिलेश यादव वहां पहुंचे थे, उन्होंने इस बाधा को चुनौती के रूप में कबूल किया और अरसे बाद लड़ते हुए अखिलेश यादव की, लीक से हटकर सामने संघर्ष करते हुए अखिलेश यादव की वो तस्वीरें सामने आ गई कि जो गेट बना हुआ था उस पर अखिलेश यादव चढ़ गए और दूसरी तरफ उतर करके उन्होंने जाकर जयप्रकाश की मूर्ति पर जो पर्दे लगे थे, जो ढका गया था, उसे हटाया, माला पहनाई, पुष्प वर्षा की और निकल करके पत्रकारों को संबोधित करते हुए ये कहा कि ये एक सामान्य कार्यक्रम, एक सामान्य राजनीतिक वैचारिक शिष्टाचार का कार्यक्रम जो समाजवादी पार्टी अरसे से करती चली आई जब से ये मूर्ति यहां पर बनी, और ये हमारी विरासत है, ये समाजवाद की विरासत है, ये संघर्षों की विरासत है। इससे रोका गया तो हमने इसे रोकना कबूल नहीं किया और ये तस्वीर वायरल हो गई पूरे इंटरनेट पर। दोपहर बाद जब इस पर सियासी सरगर्मियां तेज हुई तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का एक बयान आया और एक अमूमन भाजपा का एक पैटर्न बना हुआ है, वही पैटर्न जैसे देवरिया हत्याकांड हुआ ना, एक तरफ एक यादव जिसकी हत्या हुई और दूसरी तरफ एक दुबे परिवार, उसकी निर्मम हत्या की गई। 5 लोग एक परिवार के मारे गए और दूसरे परिवार का मुखिया मारा गया, 6 लोग कुल मारे गए। किसी भी सरकार के लिए एक न्यूनतम राजधर्म, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी जब नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों के बाद सिखाने गए थे कि एक राजा के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, एक राजा जाति देख करके कोई कदम नहीं उठाता। मारे दोनों तरफ गए थे लोग, लेकिन सरकार की तरफ से कोई हॉस्पिटल मिलने गया, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो या विधायक हो, सांसद हो, उन लोगों ने एक पक्ष को चुन लिया जिसे वो अपना कोर वोटर मानते हैं और दूसरे पक्ष की हत्या को छोड़ दिया। ये सरकार का रवैया था। और उसके बाद जब इस पे सरगर्मी तेज हुई तो सरकार कहने लगी कि गुंडों की पार्टी है, वही भाषा। तो फिर से ब्रजेश पाठक ने वही भाषा अख्तियार की है कि ये गुंडों की पार्टी है। कानून व्यवस्था को तोड़ते हुए उन्होंने यह जो कदम उठाया अखिलेश यादव ने, ये उनके अराजक स्वभाव को दिखाता है और इसके बाद राजनीति तेज हो गई। अब इसका अगर विश्लेषण करें, इस पूरे परिदृश्य का विश्लेषण करें तो इसके क्या क्या नेतार्थ निकलते हैं। एक नेतार्थ ये कि भाई जब भी चुनाव सामने आएगा, चुनाव के समय सत्ताधारी दल या प्रमुख विपक्षी दल अपने ढंग से कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ना चाहेंगे जिससे कि उनको कोई सियासी लाभ न मिले। सबका अपना एक वोट बैंक होता है, सबका अपना एक संगठन है, सबके अपने कैडर हैं। सत्ताधारी दल के पास तमाम हथकंडे होते हैं जिससे वो अपने लोगों को मजबूत करे, आत्मविश्वास दे
और चुनाव के लिए तैयार करे। अगर वो दिल्ली है, लखनऊ है, तो उसके पास पुलिस है, तो सत्ताधारी दल ने पुलिस की एक विशाल फैला कर दी। और विपक्षी दल के पास क्या होता है? सत्ता है नहीं, आपके पास अपने कार्यकर्ताओं को देने के लिए कुछ है नहीं, तो दो चीजें आप अपने कार्यकर्ताओं को देते हैं जब आप विपक्ष में होते हैं। और यही काम भारतीय जनता पार्टी ने कई कई बार किया है। मैं आता हूं इसका विश्लेषण करते हुए। तो विपक्षी दल के लिहाज से समाजवादी पार्टी ने यह चुना कि हम पुलिस प्रशासन सत्ता से टकराएंगे, लड़ेंगे। आपने हमें रोका किस बात के लिए? एक मूर्ति जो हमारे शासनकाल में लगाई गई, उस पर हमें माल्यार्पण करके अपने वैचारिक पुरखे को याद करना दिया जाए, इससे आपने रोका। तो अखिलेश यादव ने अपने पूरे कैडर को एक तस्वीर के जरिए एक संकेत दे दिया कि आपका नेता सड़क पर उतरकर लड़ने का मुद्दा फिर से रख रहा है। और इस तस्वीर ने गांव गांव में समाजवादी पार्टी के कैडर को एक आत्मविश्वास दिया होगा। एक तो इसका यह पक्ष है कि जब प्रमुख नेता लड़ता हुआ दिखता है ना, और ऐसी तस्वीरें, सोशल मीडिया का जमाना है, तो पुरानी तस्वीर फिर से सोशल मीडिया पर तैरने लगी। जब हजरतगंज चौराहे पर मुलायम सिंह यादव अपनी रैली, हल्ला बोल रैली, और मुलायम सिंह यादव इतने बड़े कद के नेता हुआ करते थे, मरहूम मुलायम सिंह यादव, अभी एक दिन पहले उनको याद किया जाना। और जब सरकार ने रोका, पुलिस ने रोका, तो हाथ पकड़कर उनका खींच रही है पुलिस, और वो हजरतगंज जो लखनऊ का प्रमुख चौराहा है, उस पर मुलायम सिंह यादव खड़े हैं और नारे लगा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव 2 बार तब तक इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो चुके थे। और समाजवादी पार्टी के कैडर के भीतर एक आत्मविश्वास गया कि इतना वरिष्ठ नेता जब सड़क पर लड़ता हुआ दिखता है ना, तो बाकी लोगों को, कार्यकर्ताओं को लगता है कि जब हमारा नेता लड़ रहा है तो वो कई गुना ज्यादा उत्साह में लड़ता है। अखिलेश यादव ने आज जो ये कदम उठाया है, इसने उनके कार्यकर्ताओं और संगठन के लोगों के भीतर एक आत्मविश्वास पैदा किया होगा, और उन लोगों को भी जवाब देने की कोशिश अखिलेश यादव ने की है, जिसे वो अपने लोक जागरण अभियानों के जरिए, जिसे वो अपने जिलों जिलों के दौरे, चाहे वो किसी शादी का कार्यक्रम हो या किसी के घर कोई निधन हुआ हो, वो जब जब जहां जहां जा रहे हैं उसके जरिए वो अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं। और इस तस्वीर से उन्हें भी जवाब दिया कि वो केवल ट्विटर के नेता हैं। तो ये एक बदलाव समीकरण का उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। देवरिया प्रकरण के बाद सरकार बुरी तरह घिरती दिख रही है। ऐसा ही प्रकरण कानपुर में कमोबेश हत्या होती है। अगर एक व्यक्ति की भी हत्या हो या कई व्यक्तियों की हत्या हो, इसे आप तराजू पर रख कर तौलते नहीं हैं। हत्या है, एक की हो या 5 की हो। और कानून का पक्ष जाति देखकर, सरकार का बुलडोजर जाति देखकर कतई नहीं चलता। और अगर चलता है तो इससे एक आक्रोश आमजन के भीतर फैलता है। कोई विधायक श्रद्धांजलि सभा के नाम पर एक रैली की तरह भाषण दे, चुनावी भाषण दे, सियासत भरा भाषण दे, तो वो समीकरण उसको हलचल को पैदा कर चुका है। और दूसरी तरफ लोग एक सवाल पूछ रहे हैं उत्तर प्रदेश के कि वो जो यादव मारा गया वो हिंदू नहीं था क्या? तो ये जो जितने हिंदूवादी संगठन थे वो केवल एक पक्ष के घर क्यों गए? दोनों पक्षों के यहां जाना चाहिए। अगर घर की पैमाइश होनी है, जमीन का नाप होना है, बुलडोजर के लिए नोटिस चस्पा करना है, तो वो दोनों पक्षों पर होना चाहिए। न्याय हो, इससे ज्यादा बड़ी बात कानून की भाषा में यह कही जाती है कि न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। और इस सरगर्मी के बीच उत्तर प्रदेश में पहले से ही एक माहौल बना हुआ है। घोसी उपचुनाव ने उसमें एक गर्माहट पैदा की। देवरिया प्रकरण ने यह सामने रख दिया कि सरकार बायस्ड है। और अब आज की तस्वीर, और इससे अखिलेश यादव कई समीकरण साधते हुए नजर आए। प्रेस को अपना बयान देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाई ये वैचारिक लड़ाई है, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है, हमने कोई कानून व्यवस्था नहीं तोड़ी। अब इसका विश्लेषण करिए। कोई प्रमुख विपक्षी दल हो और जब जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रही हो, उसका रवैया क्या था? क्या, और भारतीय जनता पार्टी को तो विपक्ष में रहने का लंबा अनुभव है ना,
2 सांसद से चले थे। हाँ, ठीक बात है, पिछले 10 साल से केंद्र में बड़ी बहुमत की सरकार है। उसके पहले तो विपक्ष में थे ना लंबे समय तक। कोई आंदोलन नहीं किया क्या? सारे काम पुलिस की परमिशन के बाद किया क्या? तो एक सवाल का जवाब दिया जाए कि रथ यात्रा की परमिशन थी क्या? अयोध्या में जो कुछ हुआ 1992, उस सब की परमिशन ली गई थी क्या? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को यह भरोसा नहीं दिया था क्या कि हमारे रहते कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो सांप्रदायिकता को हवा दे? और उसके बाद भी वो सारा काम नहीं हुआ क्या? और अराजक कौन? प्रमुख विपक्षी दल। आतताई और गुंडों के लिए किसको कहा जाएगा? प्रमुख विपक्षी दल। जो ब्रिजेश पाठक ने इस तस्वीर के आने के बाद, समाजवादी पार्टी के आरोप लगाने के बाद यह सवाल उठाया गया। एक बात का और विश्लेषण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि घटना का केंद्रीय विषय क्या है, मुद्दा क्या बना, और घटना का केंद्रीय मुद्दा था जेपीएनआईसी, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर। एक बात और गौर करिएगा, ये 813 करोड़ रुपए खर्च करके एक ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह अखिलेश यादव ने इसे बनवाया। इसमें जयप्रकाश नारायण को याद करते हुए एक संग्रहालय है, ओलंपिक साइज का टेनिस कोर्ट है, मल्टीपर्पज कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, 1000 लोगों की क्षमता वाला कॉन्फ्रेंस हॉल, 2000 लोगों की क्षमता वाला कन्वेंशन सेंटर, गेस्ट हाउस, ओपन एयर रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया, जिम, कुल 117 कमरे, मदर किचन, टॉप फ्लोर पर पूल और हेलीपैड की सुविधा। और आज ये खंडहर बना पड़ा है। और अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाया कि योगी सरकार ने करोड़ों रुपए जो जनता के पैसे होते हैं उसे बर्बाद कर दिया। और यह जो काम है, इसने एक नई बहस को खड़ा किया। एलडीए ने कहा कि हम सुरक्षा वजहों से अखिलेश यादव को वहां नहीं जाने देना चाहते। फिर अखिलेश यादव ने कहा कि एक बंद पड़ी इमारत के भीतर एक मूर्ति रखी हुई है देश के बड़े समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की। उस मूर्ति पर उनकी जयंती के दिन हम माला पहनाने जाकर के उन्हें याद करना चाह रहे हैं। इससे कौन सी कानून व्यवस्था को उल्लंघन हो रहा? कोई रथ यात्रा सड़क पर नहीं निकाली जा रही, कोई कानून तोड़ा नहीं जा रहा। लेकिन अब सरकार है ना, सरकार के पास तो 1000 तरीके होते हैं अपनी बात को सही साबित करने के। सरकार ने यह कहा कि यह कानून तोड़ा जा रहा है और इस पर हंगामा हुआ। तो इसके बहाने अखिलेश यादव ने एक और चाल चली है, और वो ये कि ये जेपीएनआईसी बंद क्यों है, इसका भी जवाब केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार दे। क्यों बंद किया है? और इतनी बड़ी इमारत जिसका इस्तेमाल उत्तर प्रदेश की सरकार कर सकती है, वो सरकारी चीज है, सरकार का पैसा लगा है, और सरकार का अपना कोई पैसा नहीं होता। दरअसल वो पैसा जनता का होता है। तो जनता के पैसे से अगर कोई इमारत बनी है तो वो केवल इसलिए ना उसको फंक्शन में रखा जाए क्योंकि वो विरोधी दल के नेताओं के सरकार में रहने के बाद बनी है। अगर यही तर्क केंद्र में रख लिया जाए तो भाई आपको आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बंद कर देना चाहिए, आपको इकाना स्टेडियम बंद कर देना चाहिए, वो तो आप नहीं बंद किए। आपको एम्बुलेंस रोक देनी चाहिए, आपने वहां क्या कोशिश की, नाम बदल दिया। आपको पुलिस जो कंट्रोल रूम सिस्टम है, जितनी इमारतें बनी हैं बसपा की सरकार में, सपा की सरकार में, क्या उन्हें बंद कर दिया जाना चाहिए? ये एक विमर्श पूरे उत्तर प्रदेश में खड़ा हो गया, और इस विमर्श ने समाजवादी पार्टी और उसके कैडर को एक कॉन्फिडेंस दिया कि चुनाव के पहले उनका नेता अब हर तरह से तैयार है तानाशाही ताकत से लड़ने के लिए। जयप्रकाश नारायण की जयंती के दिन को चुना गया, इवेंट में पुलिस के रोके जाने से लड़ने को चुना गया, और गेट फांद करके उतरने को चुना गया, और अपने कार्यकर्ताओं को पैगाम देने को चुना गया। और उन लोगों को भी ये पैगाम देने को एक टूल के रूप में चुना गया कि जो कहते हैं कि वो इसी से बाहर नहीं निकलते। शायद इसने अब उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक बड़ा एक बदलाव लाने का एक माहौल तैयार कर दिया। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर समाजवादी पार्टी, जैसे एक खबर भी चल रही है ना कि बसपा भी आ सकती है, लेकिन मायावती जी का ट्वीट आ गया कि नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ये सब चाल है।
मान लीजिए आ गई बसपा तो, और नहीं भी आई तो कांग्रेस, आरएलडी, समाजवादी पार्टी, ये सब मिल करके 2024 के संसदीय चुनाव के सामने एक चुनौती तो पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे लड़ते हुए जयंत चौधरी देखें, आज पूरे तेवर, समाजवादी तेवर, जो जो हल्ला बोल, भंडाफोड़ रैलियों के लिए जाना जाता था, मुलायम सिंह यादव, मरहूम नेताजी इस बात के लिए ख्यात थे कि जब भी वो विपक्ष में रहे, हल्ला बोल करके जेल भरने का और भंडा फोड़ने का आंदोलन किया करते थे। अखिलेश यादव अब शायद मान्यवर कांशीराम, माननीय नेताजी, ऐसे बड़े नेताओं को साधते हुए अपनी एक सूझबूझ वाली राजनीतिक चाल चल रहे हैं, और बीजेपी के पास अभी फिलहाल इसका कोई काट नजर नहीं आ रही। और राजनीति में देह भाषा का बहुत अहमियत होता है। राजनीति में आपकी जो सबसे बड़ी लीडरशिप है, उसकी हर एक गतिविधि का उसके कैडर पर असर पड़ता है। जब नेता लड़ता हुआ दिखता है, नेता अपनी बनाई जा रही छवि को तोड़ता हुआ दिखता है, तो सुदूर गांव कस्बों में बैठा उसका कार्यकर्ता हिम्मत लेता है। जयप्रकाश की विचारधारा पर अगर नेता ये कहता है कि जुल्मी, अब जयप्रकाश नारायण के उस समय का दौर का नारा क्या था, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। अखिलेश यादव ने इस सूत्र को पकड़ा और एक साथ कई तीर चले हैं। देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी इनमें से इस तरह की छोटी घटना, ये छोटी घटना, एक दो दिन बाद इसकी खबर खत्म हो जाएगी, लेकिन राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता। राजनीति में हर एक गतिविधि का दूर तक असर पड़ता है। अखिलेश यादव का लड़ते हुए नजर आना समाजवादी पार्टी और विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए एक मजबूत कदम हो सकता है, बशर्ते कि इस लड़ने वाली, तानाशाहों से टकराने वाली, जुल्म के खिलाफ निडर होकर के बोलने वाली आवाजें एकजुट होकर के जनता को इस बात को समझा पाएं कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं, तो आने वाले वक्त में चुनाव और राजनीति बेहद दिलचस्प हो जाएगी। आपका क्या मानना है इस विश्लेषण पर? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए 4 PM। फिर मिलते हैं किसी और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।